बात खुराफात में मैं कपिल देवा आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। और साक्षात्कार अक्सर मैं आपको दिखाते रहता हूं। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं भजनोपदेशक और आशु कवि फूलचंद जी प्रेमी, और ये अपना परिचय खुद ही देंगे। तो फूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बात खुराफात में। आप आपके रचना क्रम के बारे में और आपके जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। आपने इसके लिए समय निकाला, इसके हम आभारी हैं। तो आप किस किस्म का रचना क्रम करते हैं? आपका भी बहुत बहुत आभार, आप घर तक पहुँचे। मैं जब विद्यार्थी था उस समय जो मंचों पर प्रोग्राम होते थे वो मैं देखता था, सुनता भी था। फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे ललक लगी गाने की, तो थोड़ा थोड़ा मैं सन 84 के अंदर ही थोड़ा थोड़ा गाने लग गया। अच्छा। उस समय मैं दूसरों के बनाए हुए गीत गाया करता। फिर अच्छा। उसके बाद में सन 1984 में सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा था। उस प्रोग्राम के 4 दिन पूर्व मेरे को पता लगा इतनी तारीख होगा, तो उस समय मैंने सबसे पहले एक देशभक्ति गीत बनाया था। अच्छा। और वो गीत बना करके मैंने पेश किया, मंच पर पेश किया। हाँ, मंच पर पेश पहली बार। अच्छा। वो सन 84 की बात है। और 84 के बाद में ये लिखने की प्रवृत्ति इस प्रकार से लगी, स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो मैं देशभक्ति की रचनाएं ज्यादा करता था। इसमें आपको किसका मार्गदर्शन मिला, मतलब साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ? साहित्य का रुझान, एक भजनोपदेशक थे विजय सिंह आजाद। अच्छा। उनके मैं प्रोग्राम सुनता था। अच्छा। तो कहीं भी उनका प्रोग्राम होता तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता, मैं सुनने के लिए जाता, चाहे कितनी भी दूर मेरे को जाना पड़े। अरे वाह। और धीरे धीरे उनसे ललक लगी, और वो हर प्रोग्राम में मेरे को देखता। वो देखता तो वो मेरे को थोड़ा पुचकारता भी, और ऐसे करते करते मैं पहले श्रोता के रूप में बैठता, फिर धीरे धीरे वो हर प्रोग्राम में मेरे को देखता, तो वो मंच पर मेरे को बुलाने लग गया। अच्छा। और मंच पर अपने पास बिठाने लग गया। अच्छा। 2-4 प्रोग्राम में उन्होंने पास बिठाया, फिर कहा कि बेटा आप भी थोड़ा थोड़ा बोलो। अच्छा। तो वो भजनोपदेशक प्रचारी थे। अच्छा। ज्यादातर सामाजिक बुराइयों के बारे में भी बोलते थे, और वो धार्मिक प्रोग्राम लेते थे, जागरण लेते थे। तो उसके बाद में मेरी वो लाइन है, ये जो जागरणों की लाइन हो गई थी। अच्छा। उसके बाद में मैंने उसका त्याग कर दिया, और मेरा लेखन है उसमें लगभग 84 के 10 साल बाद में। अच्छा। और धीरे धीरे डाखड़ के भंवरलाल जी है, उनके संपर्क में आया। अच्छा। और उनके संपर्क में आने के बाद में कुछ वास्तविकता का पता लगा कि जीवन की क्या वास्तविकता है। अच्छा। धरातल पर कितनी सामाजिक बुराइयां हैं, और वो अपने को दीमक की तरह काट रही है। जैसे मौसर पड़ता है, उसके साथ दहेज पड़ता है, दुशोटन है, टिक्के, छोटी छोटी परंपराओं के लेकर के गरीब लोग भी क्या करते हैं, 20-20, 30-30 हजार रुपयों का जो खर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं शादियों में। तब सामाजिक बुराइयों पर मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। तो इससे पहले मतलब आप परंपरावादी भजन लिखते थे? हाँ, मनोवादी जिसको बिल्कुल लिखता था मैं। लेकिन भंवर जी के संपर्क में आने के बाद आपने जो रियल साहित्य, जो समाज को जिसकी दरकार होती है, उस तरह का साहित्य आपने मतलब सृजन किया। हाँ, बिल्कुल। तो उस साहित्य में मतलब क्या क्या लिखा आपने उस साहित्य में, जो भंवर जी के संपर्क में आने के बाद आपने सृजन करना शुरू किया? उसमें क्या मुख्य रूप से आपने कौन सी रचना क्रम है जो थोड़ा मकबूल हुआ है और लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, जागरण में सुनाते हैं, आपका पब्लिश भी हुआ है, कुछ बताएंगे आप? उनके बाद में जैसे मूल जो एक सामाजिक समस्या दहेज प्रथा, तो भंवर जी के ये मार्गदर्शक भंवर जी मानो, क्योंकि उन्होंने, इनके संपर्क से मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा। जैसे दहेज प्रथा है। अच्छा। तो उस पर भी मैंने लिखा है, जैसे मूछ मरोड़ उखार भरे हूँ बनड़े को बाप, बेटी वालों बापड़ो खड़ो सुने चुपचाप ताप डरते का चटकी देख बराती 611 ठाटी मंडगी कै फूलो कविराय चीला चुगे कजोड़, और 5 लाख संगठुनी मांगे मूछ मरोड़। जैसे मांग तो मंगता करे कंगला मांगे टूक, आंसू भी बेसी देखी दायड़ा का भूख,
दायड़ा को भूखनी जो छोरे जो बेटो आवे चौड़ी छाती कर कर मोटी लिस्ट बनावे के फूलों कविराय लगावे धन की डांग और बेटी वालों पूरा कर मांगते की मांग, वाह वाह। जैसे दहेज प्रथा पर है। इसके साथ में एक सामाजिक बुराई है जैसे नशाखोरी है, तो नशाखोरी पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है कि दारू दुश्मनी जीव की देवे काल जो वाल पीसा लागे जेब शुभ दुनिया काटे गाल गड़िया में तोइन ठाडी बेची टून ठेकरी बुची हांडा लाडी और कै फुलो कविराय कर्म न रोए मारू कोनी बाप रे चूनी घर न खागी दारू। वाह वाह वाह, क्या बात। साथ में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका कुछ ही लेना ज्यादा उनका वो नहीं मानते हैं कि ये साधारण है, लेकिन उन पर भी लोग खर्चा कर देते हैं। जैसे गणगौर बढ़ता है, उस पर भी होता है कि गोर उजने गोरनी नू ओडो चीर 16 तरफे गोरनी उड़े हलवो खीर दिवालो दोनों काटो दानो दिन दाम भाई मैं लेखो मांडो कै फुलो कविराय बिगा डांगर ढोर और गणपति वो गिरवी धरे गोरी उजने गणगौर। ये कोई खास परंपरा नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग दिवाला निकाल देते हैं या गरीब लोगों का दिवाला निकल जाता है। तो समाज की हर जो सामाजिक बुराई कुरीतियाँ और जो ऐसी प्रथाएं जो दीमक की तरह काट रही, हर बिंदु पर मैंने लिखा है। भजन के माध्यम वो गायन के माध्यम से लिखा है, काव्य रूप में बहुत बढ़िया कुंडली के माध्यम से लिखा है। जो जिसने भी आपको मतलब ये रास्ता पकड़ाया है, आप जिनके बारे में बताया है भवनलाल जी मेहरिया, लखदाद है उनको कि उन्होंने आपको मतलब साहित्य के बिल्कुल वास्तविक जो एक धरातल है उससे आपका परिचय करवाया और क्या साहित्य रचना चाहिए इससे आपको मतलब मुखातिब कराया उन्होंने। उनको हम लखदाद करते हैं, धन्यवाद उनको देते हैं। आप इस वक्त मतलब आप क्या करते हैं सर? विशेष रूप से तो वैसे मैं कर सकी हूँ, अच्छा। लेकिन एक मदरसा में बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। वहाँ पर थोड़ा मेरा रोजगार चलता है और इस वक्त तो ये लॉकडाउन की वजह से ये पूरा सत्र मेरा घर पर ही है। अच्छा। हाँ, घर पर मैं खेती बाड़ी कर लेता हूँ और समय मिलता है तो और कोई भी मैं मजदूरी कर लेता हूँ, कोई शंका नहीं है। किसी भी प्रकार की निर्माणी काम की भी कर लेता हूँ या अदरवाइज कोई भी नरेगा काम की है या कोई भी काम हो, शारीरिक श्रम वाला काम भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, कोई मतलब ये ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ अपने कलम से बात नहीं करते, ये मैदानों में खेतों में श्रमजीवी पसीना बहाकर हल की नोक चलाकर अपना मतलब जो है अपनी मेहनत के पसीने से खाते हैं और उसके बाद कलम चलाते हैं और वास्तविकता के धरातल पे रहकर समाज को प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर वाकई अच्छा लगता है और आपसे मिलाते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। प्रेमी जी, आप आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरे विषय था। अच्छा। उसके बाद में मैंने जर्नलिज्म का भी कोर्स किया था। अच्छा। और विशेष रूप से मैं संगीत से जुड़ गया था। जैसे हारमोनियम बजा लेता हूँ, वाद्य यंत्र है वो बहुत सारे मैं बजा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की? नौकरी में थोड़ा सा ये था कि बहुत ही गरीब परिस्थिति से पढ़ा था, पिताजी उस समय खत्म हो गए थे। और उसके बाद में यही दाल रोटी के धंधे में लगी। कभी फॉर्म भरने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं होता था, कभी इंटरव्यू देने के लिए कभी समय नहीं होता था और डिप्लोमा करने की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी कि कोई भी ऐसा कर ले। बैक सपोर्ट कुछ रहा नहीं? हाँ, पीछे से कुछ रहा नहीं। पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे, मेरी शादी भी पिताजी खत्म होने के बाद में हुई है। यानी बहुत ही विषम परिस्थिति हो गई थी। 10वीं क्लास में था तब पिताजी खत्म हो गए थे। उसके बाद में मजदूरी करके ही आगे पढ़ा। अच्छा। और आगे पढ़ने के बाद में गृहस्थी में लग गए। और अब ये आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, एक लड़की पोस्टेड है। अरे वाह। और एक लड़की है वो MA है, B.Ed है, वो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी में लगी हुई है। वो अपना लक्ष्य बना रखा है उसने। और लड़का है वो अभी ग्रेजुएशन कर लिया है उसने और वो अपने करियर के लिए अभी। अच्छा, आपके नाम के साथ भजनोपदेशक जुड़ा हुआ है, तो किस तरह के भजन रचते हैं? मतलब आप भजनों में आपसे वही डिमांड होती है कि मनुवादी भाई देवी देवताओं के भजन? मैं देखो भजन के द्वारा ही उपदेश देता था। अच्छा। ये मेरा, और आज मैं भजन के द्वारा ही उपदेश देता हूँ। अच्छा।
हर प्रकार की कोई भी सामाजिक बुराई, कोई भी कुरीति या कोई भी जिस पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं भजन के द्वारा यानी गायन के द्वारा मैं मैसेज देता हूँ। अच्छा अच्छा। गायन के द्वारा जैसे शराब पर देना है, तो जैसे उन किसी को उपदेश देना है तो मान ले कई हो रे बीरा, मान ले कई हो, या दारू पीना खोटा है, तेरा बिक जाएगा थाली लोटा है। यानी भजन के द्वारा ही जो मैं संदेश देता हूँ। भजन में उपदेश भी होता है और हर प्रकार की ऐसी जो बिंदु जो सामाजिक कुरीति बुराइयां हैं, इन पर सभी पर मैं ऐसे भजन के द्वारा कह सकता हूँ, कुंडलियों के द्वारा भी। नहीं, आपकी कलम को सलाम करते हैं, बहुत बढ़िया आपका लेखन है। और सबसे खास बात यह है कि ये मायड भाषा राजस्थानी में अपना सर्जन करते हैं। इनका सारा का सारा लेखन है वो राजस्थानी भाषा को समर्पित है। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए संघर्षशील लोग हैं ये। और भंवरलाल जी महरिया के सानिध्य में बहुत से लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया है, गाइड किया है, साहित्य को वास्तविक साहित्य का सर्जन का रास्ता दिखाया है उन्होंने। कभी मौका मिला तो हम उनसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू करवाएंगे। और प्रेमी जी की खासियत ये भी है कि ये आजकल सोशल साइट पे यानी फेसबुक पे भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और ये कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को का कैनवास खींच देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पे आपने लिखा है उसका अगर आपको कुछ याद है कुंडली तो आप सुनाइएगा। अभी मेरी याद तो नहीं है क्योंकि अच्छा। मैं वो लिखता रहता हूँ। लेकिन जो ऐसा व्यक्तित्व है जो सामाजिक बुराइयों को लेकर के यानी एक अनुकरणीय समाज की रचना में जो लोग अच्छा। लगे हुए हैं, उन पर मैं विशेष रूप से उन्हीं पर लिखता हूँ। पढ़ते रहते हैं। हाँ, किसी राजनेता पर भी नहीं लिखता हूँ और भी नहीं, और कोई धार्मिक जो प्रोपगंडा करते हैं उन पर भी मैं नहीं लिखता हूँ। जो अनुकरणीय समाज की रचना में लगे हुए हैं, अंधविश्वास को मिटाने में लगे हुए हैं, इन पर मैं बहुत सारे जो व्यक्तियों पर मैंने लिखा हूँ और मैं लिखता रहता हूँ। ऐसा मेरा एक पर्पज भी। हमारी शुभकामनाएं हैं और दुआ भी करते हैं कि आप यूं ही लिखते रहें। सामाजिक बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, उन पे आपकी कलम बेबाक चलती रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलना एक वो राजनीति है। अच्छा अच्छा अच्छा। जबकि ये भाषा सुदृढ़ है, इसका शब्दकोश भी बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही ठोस है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो इसका शब्दकोश है। हाँ, शब्दकोश है। लेकिन इसका वो राजनीतिकरण हो गया और आम व्यक्ति है वो इसके महत्व को भी नहीं समझता है, अपनी माइड भाषा को भूलता जा रहा है। यानी वो भी उससे थोड़ा सा जो दूर होता जा रहा है। वो ऐसा सोचता है कि मैं ये लोकल माइड भाषा बोलूँगा तो लोग मेरे को बेवकूफ़ मानेंगे कि तू पढ़ा लिखा नहीं है या तू बहुत ही मतलब वो अपने आप को वो सर्व महसूस करते हैं। कल ही भंवरलाल जी का एक ऑनलाइन उनका वीडियो आया था जिसमें उन्होंने पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य खींच के और एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने बताया था कि आज़ादी से पहले से भाषा आंदोलन चला आ रहा है और ये कोलकाता में सबसे पहले हुआ था। पूरा उन्होंने बताया। आप चाहें तो उनके लिंक पे जाके ये देख सकते हैं और राजस्थानी भाषा की गहराई को, उसके मर्म को आप समझ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्टेट की भाषा है अगर वो उपेक्षित है तो ये वहाँ की आवाम के लिए डूब मरने वाली बात है। वो प्रांत गूंगा प्रांत है, वो संवेदनहीन प्रांत है वो। तो आप भी अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से प्रेम कीजिए और अपनी भाषा से जुड़िए, उसके वहाँ के साहित्यकारों का मान सम्मान कीजिए और उनके दर्द को समझिए कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो अपने फील्ड पे किसी तरीके से जी खा रहे हैं, रोजी रोटी जिन परिस्थितियों में जी खा रहे हैं वो उनके लिए तैयार है। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भाई यहाँ नौकरी यूपी बिहार वाले कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे वो लोग बैठे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम राजस्थानी भाषा के प्रति कटिबद्ध हों और उसके मान सम्मान को लेकर हम जो साहित्यकार बिरादरी है उसका सहयोग करें। और आज जो फूलचंद जी प्रेमी हैं, इनसे बातचीत करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारी कुछ कमी भी है तो आप बिल्कुल बेधड़क हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो।
इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी जी आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार कपिल जी। और मैं युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अंधविश्वास, पाखंड और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनको मिटाने में आम व्यक्ति सहभागी बनेगा तो एक अनुकरणीय समाज बनेगा। और ये जो दीमक की तरह ये हर आम व्यक्ति को ये चट कर रही है। तो यही मेरा युवा पीढ़ी से मैसेज है, वो अंधविश्वास में नहीं। धन्यवाद। हाँ।